नमस्कार मित्रों, विश्वनाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, आर्द्रता आदि की मात्रा तथा वायु की गति का औसत रूप में पाया जाना वहां की जलवायु कहलाता है। मित्रों, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है और एवरेज ले लेते हैं हम टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, विंड स्पीड इत्यादि का 30-35 साल का एवरेज निकालते हैं और उसके बाद जो है जलवायु का निर्धारण होता है। तो जलवायु और वेदर, मौसम बहुत अंतर होता है। मौसम एक दिन में 50 बार भी बदल सकता है। सुबह मौसम अगर हल्की सी बारिश हो रही है, कभी धूप खिल गई, हो सकता है हर आधे घंटे में मौसम चेंज हो जाए, कुछ घंटे तक हो सकता है अगले मिनट ही मौसम चेंज हो जाए, एकदम से बादल आ जाए। लेकिन जलवायु एक लंबे समय 30-35-40 साल का एवरेज होता है। ठीक है, 30-35-40 साल के वेदर कंडीशंस का एक औसत निकलता है, वह जलवायु कहलाती है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि किसी स्थान पर दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं और मौसम के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। दूसरे शब्दों में मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा मौसम और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। मित्रों, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मौसम जलवायु ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से पढ़ा जाएगा। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसको अलग से पढ़ने वाला टॉपिक है ये। नक्शे में आप देखेंगे मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। तो भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु मध्य प्रदेश की? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 1991 में सुब्रमण्यम व श्री मन्नारायण 1991 में इन्होंने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर टेम्परेचर और रेनफॉल, इनके प्रिसिपिटेशन कहते हैं एक्चुअली वो, टेम्परेचर और रेनफॉल के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 प्रकारों में बांटा है। कौन से 3 प्रकार है देखते हैं। वह 3 प्रकार हैं। एक, अर्धशुष्क अथवा स्टेपी प्रकार। दूसरा, गर्म शीतोष्ण जलवायु। तीसरा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। रिपीट, 3 प्रकार हैं: अर्धशुष्क, गर्म शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। मित्रों, हम देखते हैं कि क्या कारक हैं जो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है समुद्र से दूरी। मध्य प्रदेश को जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रथम कारक समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी होने के कारण तापांतर अधिक होता है। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जो स्थान समुद्र से जितना ज़्यादा दूर होते हैं वहाँ पे सर्दियाँ उतनी अधिक होती हैं, गर्मी भी उतनी ही हार्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली को मार्क कर रहा हूँ, देखिए मैप में। तो दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों से बहुत दूर है और उसके कारण सर्दी और गर्मी देखिए, सर्दियों में दिल्ली 1 डिग्री तक पहुँच जाता है टेम्परेचर, 3 से 1 डिग्री तक, और गर्मियों में भी अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री के आसपास तक चलता है टेम्परेचर। तो समुद्र से दूर होने पर जो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम विंटर एंड समर होती है वहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में भी जो है तापांतर कंपैरेटिवली थोड़ा अधिक है, क्योंकि मध्य प्रदेश समुद्र से दूर है। तो देखिए कितना दूर है समुद्र से, है ना। हालांकि दिल्ली जितना दूर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा दूर तो है। और जो स्थान समुद्र के पास होते हैं वहां पर मौसम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जो इंसान समुद्र के पास होते हैं, समुद्र में जो आइलैंड होते हैं, क्योंकि उनके वातावरण को बहुत अधिक प्रभावित करता है समुद्र, ओशियंस। आप देखिएगा कि केरला जैसी जगहों पे साल भर एक जैसा, लगभग एक जैसा ही मौसम रहता है। ना सर्दियों का मौसम आता है, ना गर्मियों का मौसम आता है। वही हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है, नमी रहती है वहां के वातावरण में, साल भर गर्मी रहती है। तो
इक्वेटर के पास होने के अलावा दूसरा कारण क्या है ऐसा क्लाइमेट होने के, ऐसा वेदर कंडीशंस होने के पीछे? वो है समुद्र के पास होना किसी भी क्षेत्र का। अब हम दूसरे कारक पर देखते हैं, भूमध्य रेखा से दूरी। मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जाती है 23 डिग्री 1/2 नॉर्थ, और 0 डिग्री इक्वेटर से मध्य प्रदेश जो है काफी दूरी पर है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मित्रों, याद करिए, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री नॉर्थ के आसपास से लेकर 26.5 डिग्री नॉर्थ तक भौगोलिक विस्तार है। यानी मध्य प्रदेश 0 डिग्री इक्वेटर से 21 डिग्री दूरी पर है। मध्य प्रदेश की स्टार्टिंग ही 21 डिग्री नॉर्थ से शुरू होती है, 21 से 26 डिग्री नॉर्थ, है ना। तो इक्वेटर से ये दूर है, और क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा इसके बीचों बीच से जाती है, यहां पर किस प्रकार का क्लाइमेट होना चाहिए, यहां पर किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। यह महत्वपूर्ण कारक है। भूमध्य रेखा से दूरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसके बीचों बीच से जाती है, जिसके कारण इसका जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। आगे आप मैप में देखेंगे मित्रों कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, और कर्क रेखा के मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने के कारण यहां पर जून का महीना काफी गर्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और मित्रों, आपसे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, वह 14 जिले आप बताइए जिन पर से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। वे 14 जिले हैं रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद करने हैं। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। इन 14 जिलों के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा जब मध्य प्रदेश से गुजरती है तो जून का महीना काफी गर्म रहता है। नेक्स्ट इज, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाला चौथा महत्वपूर्ण कारक है पर्वतों की स्थिति। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज एंड विंध्या रेंज, नक्शे में भी देखिए, विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज, इन पर्वत श्रेणियों के होने के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। अब इसको भी ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, ओरोग्राफिक रेंज। वर्षा, पवने पर्वतों के ऊपर जब चढ़ती हैं तो ठंडी होती हैं, और कंडेंसेशन होता है, वर्षा होने लगती है। ये सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ी जाएगी। अभी आप देखिएगा, अभी इतना संक्षेप में समझ लीजिए कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत भी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय स्थिति में होने के कारण यहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। कैसी जलवायु मध्य प्रदेश की? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु, ये हम एक शब्द में मध्य प्रदेश को कह रहे हैं जलवायु के बारे में। मित्रों, आगे चलते हैं। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। और वह भाग है, पहला, उत्तर का मैदान। नक्शे में देखिए, मैंने मार्क किया है उत्तर का मैदान। इसमें बुंदेलखंड, मध्य भारत तथा रीवा पन्ना का पठार शामिल है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? बुंदेलखंड, मध्य भारत, रीवा पन्ना का पठार। तो उत्तर के भारत के मैदान में बुंदेलखंड, मध्य भारत एवं रीवा पन्ना का पठार शामिल है। तो मित्रों, यहां की जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कैसे है? वाई दिस इज कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए, ये क्षेत्र जो है समुद्र से दूर है, समुद्र से दूर है। इसके कारण यहां पे गर्मी में अधिक गर्मी, सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है। इसलिए यहां का जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। गर्मियों में यहां का औसत तापमान 40 से 45 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक होता है, तथा सर्दियों में औसत तापमान 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसलिए यह क्षेत्र जो है उप आर्द्र श्रेणी में आता है। ज्यादा नमी नहीं रहती यहां पे, रेनफॉल भी यहां पर कम ही है। यह क्षेत्र उप आर्द्र श्रेणी में आता है। वातावरण में नमी अधिक नहीं होती, यहां पे कम होती है।
दूसरा डिवीजन है मध्य प्रदेश का मालवा का पठार। तो यहां पर जलवायु सम होती है। सम जलवायु का मतलब है ना तो ज्यादा गर्म और ना ही सर्दियों में ज्यादा ठंडी। सबसे अधिक वर्षा इस क्षेत्र में अरब सागर के मानसून से होती है और चीनी यात्री फ़ोहायान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। तो मालवा के पठार इस क्षेत्र की जलवायु को फ़ोहायान ने सबसे अच्छा बताया। मध्य प्रदेश को फ़ोहायान ने सबसे बेस्ट बताया, लेकिन उस समय तो मध्य प्रदेश था नहीं था, तो वो कौन सा क्षेत्र था? वो यही क्षेत्र था, मालवा क्षेत्र था, जिसे फ़ोहायान ने सबसे बेस्ट क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड बताया। मित्रों, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के तीसरे भाग को पढ़ते हैं, वह है विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। तो यहां पर भी सम जलवायु होती है, अधिक गर्मी नहीं पड़ती और सर्दियों में साधारण सर्दी पड़ती है। पचमढ़ी एवं अमरकंटक इसी क्षेत्र में आते हैं। और जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का चौथा क्षेत्र है नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब नर्मदा घाटी क्षेत्र कर्क रेखा के तो आपका चौथा जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का चौथा क्षेत्र नर्मदा घाटी क्षेत्र कर्क रेखा के समानांतर है और गर्मियां यहां पर बहुत अधिक है, सर्दियां यहां पर सामान्य रहती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ चट्टानी क्षेत्र कई बार 46 से 50 डिग्री तक गर्म भी हो जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, इतना ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। मित्रों, अब हम आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया। ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से ताप और दाब में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे होता है। देखिए, 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। नॉर्थ में सीधी पड़ती हैं, साउथ में तिरछी पड़ने लगती है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? उत्तरी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो मध्य प्रदेश तो भारत में ही आता है, तो मध्य प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। अब जब मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में है और सूर्य भी जब उत्तर की तरफ आ रहा है तो क्या होगा? मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा और गर्मियां आरंभ हो जाएंगी। तो 21 मार्च के बाद यहां पर गर्मी प्रारंभ होने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और मित्रों, आगे हम देखते हैं 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर बिल्कुल सर के ऊपर सीधा चमकता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, उन 14 जिलों में तो बिल्कुल ही सीधा दिखेगा। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध पर ताप और अधिक बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। और जब हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी तो जो अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, जो आसपास के अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र हैं, तो उस खाली स्थान को भरने के लिए तेजी से बहकर आएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, जिसके कारण हाई प्रेशर वाली आर्द्रता युक्त पवनें यहां पर वर्षा करती हैं। मित्रों, टेम्परेचर बढ़ने के कारण हवा जो है यहाँ मध्य प्रदेश में ऊपर उठती है, फिर आसपास जो समुद्री इलाका है जैसे कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, वहां पर से पवनें जो है नमी लेते हुए अट्रैक्ट होते हुए यहाँ तक आती हैं। ये सारी डिटेल्स भी हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। फिलहाल आप इतना से समझ लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ता है 21 जून को, प्रेशर कम होता है और अधिक वायुदाब होगा कहाँ? गर्मियों में समुद्री क्षेत्रों में होगा। तो अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों से हवा आकर्षित होकर उस जगह को फिल करने के लिए आती है और यहाँ पर वर्षा करती है। 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है सबसे बड़ा दिन? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य कर्क रेखा पे बिल्कुल सर के ऊपर लंबवतः होता है। मित्रों, आगे चलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, डेट याद रखिएगा।
21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर पे क्या होता है, सूर्य जो होता है सन इक्वेटर भूमध्य रेखा पर लंबवतः चमकता है। ठीक है, इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है, परपेंडिकुलर, जिसके कारण जो है सभी जगहों पे, धरती पे हर जगह पे दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर पर। 21 मार्च और 23 सितंबर की खासियत यह है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवतः चमकता है, जिसके कारण दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इस स्थिति को इक्विनॉक्स कहते हैं। अब मित्रों आगे देखते हैं क्या होता है। अब 23 सितंबर को क्या हो रहा है कि 23 सितंबर के बाद सूर्य साउथ में जाने लगता है। 23 सितंबर के बाद जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाने लगता है तो सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं, साउथ में सीधी पड़ती हैं, साउथ के क्षेत्रों में। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं, साउथ हेमिस्फीयर में। इंडिया पूरा नॉर्थ में है, ठीक है ना, इंडिया पूरा नॉर्थ में है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया साउथ में। तो जब 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ती हैं। इसलिए पूरे इंडिया का टेम्परेचर कम होने लगता है, और मध्य प्रदेश तो इंडिया में ही है तो उसका भी टेम्परेचर कम होगा ही होगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं वहां पर कौन सा मौसम आता है, इस समय वहां पर सर्दियों का मौसम आता है। इंडिया में सर्दियों का मौसम आता है क्योंकि सूर्य साउथ की तरफ चला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में गर्मी का मौसम आता है। एक्चुअली सूर्य कहीं नहीं जाता, वो धरती ही सूर्य की परिक्रमा लगाती है। तो वो सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ी जाएगी। फिलहाल आप समझ रहे हैं कि 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिससे सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी होती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में तापमान कम होता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ता है। और अब 22 दिसंबर की स्थिति में आते हैं। तो 22 दिसंबर को सूर्य बिल्कुल साउथ में पहुंच के मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उस पर परपेंडिकुलर हो जाता है, उस पर लंबवत हो जाता है, जिसके कारण मध्य प्रदेश का तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। तो 23 दिसंबर मध्य प्रदेश का तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, और 23 दिसंबर जो होता है सबसे छोटा दिन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। दोस्तों अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। पहला तथ्य, मध्य प्रदेश में 23/1/2 यानी 23.5 नॉर्थ अक्षांश कर्क रेखा 23/1/2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। तो नक्शे में आप देख लीजिए इसे, 23/1/2 मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजर रही है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट मित्रों, 82/1/2 पूर्वी देशांतर IST मध्य प्रदेश के सीमांत जिले सिंगरौली से गुजरती है। तो ये देखिए IST लाइन जा रही है और मध्य प्रदेश के सीमांत जिले, बॉर्डर वाले जिले सिंगरौली को टच करती हुई जा रही है। तो मित्रों IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये वाली जो IST है 82/1/2 82.5 डिग्री ईस्ट, ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये लाइन कहां से जा रही है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली को टच करते हुए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंज बासुदा जिले में 1995 में नापा गया। इसके बाद 2008 से 12 के बीच सर्वाधिक तापमान खजुराहो में रहा, वाधवानी में। 2013 में छतरपुर जिले के खजुराहो व नौगांव में दर्ज किया गया, लेकिन ऑफिशियली अभी भी गंज बासुदा को माना जा रहा है। सबसे कम तापमान पचमढ़ी होशंगाबाद, पर आधिकारिक रूप से आज भी जो है शिवपुरी प्रदेश को सबसे, ऑफिशियली शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा होती है। तो ये आप नेक्स्ट में देखिए, साउथ वेस्ट मानसून पवनों से सबसे ज्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में होती है। तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम वर्षा साउथ वेस्ट मानसून पवनों से होती है, ना कि नॉर्थ ईस्ट मानसून पवनों से, इसको आप ध्यान रखिएगा। और रीवा पन्ना के पठार में
मित्रों, मानसूनी पवनों से विशेष रूप ध्यान रखिए कि इंडिया में तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जो नॉर्थ ईस्ट से मानसून प्राप्त करता है। एवरेज जो रेनफॉल जो होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तो तमिलनाडु एक एक्सेप्शन केस है जो नॉर्थ ईस्ट से इतनी रेनफॉल प्राप्त कर लेता है। अन्यथा एमपी का तो सवाल ही नहीं उठता, नॉर्थ ईस्ट से एमपी नहीं कर ही नहीं सकता। एमपी साउथ वेस्ट मानसून से मैक्सिमम वर्षा प्राप्त करता है, और इसके अलावा जो रीवा पन्ना का पठार है वो साउथ ईस्ट मानसून से भी वर्षा प्राप्त कर लेता है। आई एम सेइंग साउथ ईस्ट, ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों को, मैंने साउथ ईस्ट बोला है रीवा पन्ना के लिए, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोला। नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु रेनफॉल वर्षा प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश मैक्सिमम रेनफॉल साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है वर्षा, और रीवा पन्ना पठार साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त कर लेता है। ये दक्षिण पूर्वी में ड्रॉ कर रहा हूँ बे ऑफ बंगाल से, और दक्षिण पश्चिम अरेबियन सी से ड्रॉ किया ही है मैंने यहाँ पर पहले से। तो सामान्यतः वर्षा जो मध्य प्रदेश में होती है जून से सितंबर के बीच में होती है। सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी 199 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है भिंड, और मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर। मित्रों, मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र हैं, उनका औसत अप्रोक्सीमेटली 140 सेंटीमीटर है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों का औसत 75 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कंपैरेटिवली अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों प्रकार के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। सबसे अधिक टेम्परेचर गंजबासुदा मापा गया है। इसके अलावा अन्य जगह पर भी टेम्परेचर अधिक रहा है, लेकिन ऑफिशियली आज भी गंजबासुदा मान्य है। और सबसे कम टेम्परेचर मध्य प्रदेश का शिवपुरी ऑफिशियली माना जाता है। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश में सूखा रहता है। शीत ऋतु में वर्षा सामान्यतः नहीं होती। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश की कर्क रेखा उत्तरदायी है। तो कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मध्य प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु प्रदान करती है। तो एमपी का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मानसून टाइप, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। और तापमान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अतितापीय यानी मेगाथर्मल भाग में आता है। दोस्तों, वर्षा को आप इस मैप में देखिएगा तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, इसमें आपको कम वर्षा का क्षेत्र मिलेगा, और मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर वर्षा कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर वर्षा अधिक है, ये पूर्वी क्षेत्र, और पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर वर्षा कम है। अगर हम कंक्लूड करें तो एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। दूसरा स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो बिल्कुल सही है, पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा अधिक है, पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा कम है तुलनात्मक रूप से। इसी तरह से आप देखेंगे कि दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा अधिक है, और उत्तरी क्षेत्र जैसे ग्वालियर इत्यादि भिंड हो गए, यहाँ पर वर्षा कम है। ठीक है। और जो साउथ ईस्ट क्षेत्र है यानी दक्षिण भी है और पूर्वी भी है, तो ये साउथ ईस्ट वाले क्षेत्र जैसे कि बालाघाट हो गया, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा हम देख पा रहे हैं।
तो मित्रों, मध्य प्रदेश में ऋतुओं से संबंधित, जलवायु से संबंधित बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम नक्शे के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।